देखिए, जोश युवा जोश होता है और जो पुराने लोग होते हैं उनको अनुभवी होते हैं, तो अनुभवों का भी मिश्रण होगा, युवाओं का भी मिश्रण होगा। और दावेदारी तो हम भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम दावेदारी नहीं करेंगे। आप भी पूरी दावेदारी करेंगे नगर निगम में? करेंगे, दावेदारी करेंगे। देखिए, अब सामने नगर निगम के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव हैं। हम लोग नगर निगम भी जीतेंगे और लोकसभा भी जीतेंगे। तो जब से नगर निगम बना 1922 से ये ऋषिकेश जो कमेटी है, नोटिफाइड कमेटी है, इसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे महंत आपके परशुराम, फिर उसके बाद कई सारे लोग आए, ब्रह्मचार्य देवेंद्र स्वरूप जी आए, स्नेहलता शर्मा जी भी रहीं, दीप शर्मा जी भी रहे और अब अनीता ममगाई जी भी रही। तो कहीं ना कहीं गंगा माँ का आशीर्वाद है कि एक ब्राह्मण ही बार बार हाँ, एक ब्राह्मण ही बार बार आशीर्वाद दिया गंगा कुर्सी पे बैठ रहा है। तो अब आगे भी क्या अगले 5 साल भी ब्राह्मण की ये सीट होने वाली है? अब ये तो आपने अजीब सवाल कर दिया। अब वो जो गंगा माँ चाहेगी वही होगा, जो गंगा माँ ने आज तक चाहा वही हुआ। मैं एक राज्य आंदोलनकारी की अगर भावना से देखूं तो उतना विकास अभी तक नहीं हो पाया है उत्तराखंड का। पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होना चाहिए। गैरसैंण जो है वो कुमाऊं और गढ़वाल का सेंटर है। हरक सिंह रावत जी तो कहते हैं कि ये बिल्कुल एक जुमला है और ये राजधानी बन ही नहीं सकती है। अब हरक सिंह रावत जी भी भाई हैं हमारे, और जुमला तो आज वो उधर चले गए तो जुमले की बात करते हैं। जब वो यहाँ थे तो तब वो यहाँ की बात करते थे, जो हमारी सोच है उसकी बात करते थे। यहाँ बदलते हैं, राजनेता पार्टी बदलते हैं, कभी जिस पार्टी में होते हैं उसकी बात करते हैं, कभी दूसरी पार्टी की बुराई करते हैं, जब दूसरी पार्टी में होते हैं उस पार्टी की बुराई करते हैं। ये तो वो जाने। और कभी राजनेता को जो कि बहुत अच्छे पदों पे रहे हैं और जनप्रतिनिधि रहे हैं, कितनी बार के विधायक रहे, उनको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। हमारा तो जो प्रत्याशी होता है कमल का फूल होता है, चेहरा नहीं होता। चेहरा नहीं होता। फिर आप मोदी जी के चेहरे पे कैसे पूरी भाजपा सरकार को आप लाके वो करते हैं कि मोदी जी हमारे सब उसमें? मोदी जी हमारे कमल का चेहरा है ना। वो कमल का चेहरा है। जिन्होंने पार्टी बनाई वो? हाँ, वो भी है, अटल बिहारी वाजपेयी। अगर वो पार्टी नहीं बनाते तो आज ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कैसे होती? अब सरकार की पता नहीं क्या सोच हो सकता है सरकार ऐसा भी सोच रही होगी कि वैसे भी तो लोग पीते ही हैं, तो गलत चीज पीते हैं तो सही चीज पिए, हो सकता है ऐसा हो। नहीं, शराब तो सही चीज हो ही नहीं सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ अंकुर अग्रवाल। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो अपनी एक अलौकिक पहचान रखता है, फिर चाहे वो पहचान उसकी संस्कृति के क्षेत्र में हो, सुंदरता के क्षेत्र में हो, टूरिज्म में हो, या फिर देवभूमि के नाम से इसे जाना जाए। इस उत्तराखंड को अपने अस्तित्व में आने में जो कठिनाइयाँ देखनी पड़ी, अपने अस्तित्व में आने में जो लड़ाई लड़नी पड़ी, जो संघर्ष करना पड़ा, उस संघर्ष की एक साक्षी आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, जिनसे हम कुछ बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ सरोज डिमरी जी हैं, जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं। जब ये उत्तराखंड बन रहा था, इसको लेकर जब मांग उठ रही थी, जब जो लड़ाई चल रही थी, जो संघर्ष चल रहा था, उसको लेकर बहुत प्रयत्न इन लोगों के द्वारा किया गया था। तो हमारे साथ आज सरोज डिमरी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सरोज जी आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी आप हैं। मैं आपको क्या कहूँ, एक आंदोलनकारी कहूँ, एक समाज सेवी कहूँ, एक नेत्री कहूँ, क्या उपाधि आपको दी जानी चाहिए? आप कुछ भी कह सकते हैं। हम लोग सबसे पहले तो मैं एक राज्य आंदोलनकारी हूँ और उसके बाद में समाज सेवी भी हूँ, और एक जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसकी भी मैं एक कार्यकर्ता हूँ। किस रूप में आपको काम करने में ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे लिए है? आप भाजपा से भी जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी आप कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी भी आप हैं और एक आंदोलनकारी भी आप हैं।
तो किस क्षेत्र में काम करने में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और ये लगता है कि हाँ, ये क्षेत्र मेरे लिए बना था और शायद मैं इसी के लिए अपना जीवन मैंने पूरा दिया है? सबसे पहले तो मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि हम लोगों ने ये राज्य की लड़ाई लड़ी और अपना राज्य हमें प्राप्त हुआ है। सबसे अनुभव की तो बात यही है, आज हम लोग पहले यूपी में थे, आज हमारा उत्तराखंड बना है। बहुत विषम परिस्थितियां हैं हमारे उत्तराखंड में अभी भी, जो कि उत्तराखंड का जो विकास होना चाहिए था वो अभी नहीं हो पाया है। भले मैं देखती हूँ कि हमारे इस समय जो मुख्यमंत्री हैं धामी जी भी, वो भी एक राज्य आंदोलनकारी हैं और सैनिक परिवार से भी हैं। वो राज्य की भावनाओं को सब समझते हैं और उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है राज्य बनाने की, तो उनको अनुभूति है उस सब चीज़ों से, वो गुजरे हुए हैं। इस राज्य को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है और मोदी जी ने इसको संवारा है। आप देख रहे होंगे कि मोदी जी का अभी निकट भविष्य में भी यहाँ पर कुमाऊं में दौरा है। बहुत सारी आशाएं हमारी, और अब जो आज तक हुआ है इसके विकास में 9 साल से, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी जी की, और धामी जी इसको संवार रहे हैं। क्योंकि आप एक राज्य आंदोलनकारी हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आपका जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा राजनीतिक से हटके और उत्तराखंड के विकास को लेकर ज़्यादा समर्पित होगा। बिल्कुल, है ना? तो उस पक्ष को अगर हम देखें तो क्या भाजपा के आने के बाद विकास हुआ, या उत्तराखंड बना उससे पहले जो सरकारें आई उनमें भी विकास का कुछ काम हुआ? देखिए, भाजपा आई है जब से मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री, तो उनकी भावनाएं, उनका लगाव उत्तराखंड के प्रति बहुत ज़्यादा रहा है। तो ये ज़रूरी है कि ज़्यादा जल्दी से माने बहुत तीव्र गति से उत्तराखंड का विकास हुआ है, और आगे भी हमको बहुत ज़्यादा आशाएं हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री से भी और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, कि और 23 साल का उत्तराखंड बन गया है। अब अगर आप ये देखो कि मैं एक राज्य आंदोलनकारी की अगर भावना से देखूं, तो उतना विकास अभी तक नहीं हो पाया है उत्तराखंड का। जो जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हो पाया है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। अभी उस स्तर से सोचने की आवश्यकता है। आपने कहा कि बहुत सी समस्याएं हैं जो उत्तराखंड में है। मैं कुछ समस्याओं पे मैं आपका अगर नाम लूँ, जैसे पलायन, रोजगार, शिक्षा और विकास, जो आपका भौगोलिक अगर दृष्टि से देखें, तो इन समस्याओं को लेकर आप अपने क्या विचार रखती हैं कि किस में ज़्यादा भी काम करने की आवश्यकता है? पलायन है, रोजगार है, शिक्षा है? देखिए, पलायन तो तब रुकेगा अगर पहाड़ पे शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं अगर मिल जाती हैं, तो पलायन तो अपने आप रुक जाएगा। और जैसे कि अब देख रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं कि मोटा अनाज जो कि हमारा जैविक खेती से होता है पहाड़ों में, अगर इसका समुचित अगर हम लोग इसका माने प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उससे मुझे लग रहा है कि पलायन काफ़ी रुकेगा। अभी कोरोना जब हुआ था, कोरोना के दौरान बहुत सारे लोग जो विदेशों में, देश में दूर दूर थे, वो लोग अपने गाँव को लौटे हैं और उन्होंने अपनी खेती बाड़ी, जैविक खेती बाड़ी है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर काम करना शुरू करा है। तो अगर ऐसा ही विकास होता रहे और लोगों की सोच अगर विकसित हो कि हमें पहाड़ पे जाना है, तो ज़रूरी है कि मुझे लगता है कि कुछ विकास और होगा आगे के आने वाले वर्षों में। लेकिन चिकित्सा सुविधा और शिक्षा बहुत ज़रूरी है पहाड़ों के लिए। अगर मैं जब उत्तराखंड के लिए मांग चल रही थी, आप राज्य आंदोलनकारी हैं, उस समय की राजनीतिक स्थिति को देखूं और आज की वर्तमान राजनीतिक स्थिति से उसकी तुलना की जाए, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि अभी भी ये अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उत्तराखंड में देखने को मिलती है? कि जब भाजपा के एक मुख्यमंत्री होते हैं, 3.5 साल 4 साल उनका कार्यकाल चलता है, फिर एक मुख्यमंत्री लाए जाते हैं, फिर कुछ महीने उनका कार्यकाल चलता है, फिर दूसरे मुख्यमंत्री लाए जाते हैं, तो ये कुछ राजनीतिक अस्थिरताएँ जो हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी देखने को मिलती हैं। अब नहीं मिलेंगे। अब नहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। अब क्यों नहीं मिलेंगी? वही जवाब जनता जानना चाहती है कि अब अगर यदि नहीं तो क्यों नहीं?
क्योंकि अब ऐसा है कि जैसे मैं धामी जी की अभी भी बात कर रही थी आपसे कि वो राज्य आंदोलनकारी हैं और वो समझते हैं, एक युवा भी है तो उनकी सोच अच्छी है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे थे, चाहे मैं निशंक जी की बात करूं, चाहे मैं त्रिवेंद्र जी की बात करूं, या मैं तीरथ जी की बात करूं, या जो भी आगे कोश्यारी जी बने थे, तो मैं जिनकी भी बात कर रही हूँ, चाहे मैं कांग्रेस की भी बात करती हूँ, हरीश रावत जी बने थे, बहुगुणा जी बने थे, तो ऐसा नहीं कि किसी की सोच नहीं थी कि हम उत्तराखंड का विकास करें। सोच थी उन लोगों की, लेकिन नहीं हो पाया, और करा उन्होंने अपने अपने तरह से, उन्होंने इसका भी उत्तराखंड का विकास करा। लेकिन आप देखते हैं ना, हर साल कुछ ना कुछ तो तरक्की होती है, समस्याएं भी आती हैं। उन्हीं तरक्कियों को लेकर मैं चर्चा करना चाहता हूं आपसे कि किन चीज़ों की बात करें। शिक्षा की अगर हम लोग बात करते हैं तो पिछले 23 सालों में उत्तराखंड में आज तक सिर्फ एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी। और अगर हम लोग हॉस्पिटल की बात करें, चिकित्सा की आपने कही, तो इतने सालों में आज तक एम्स एक सबसे बड़ा अस्पताल उत्तराखंड में है। पहाड़ पे जो दूरगामी क्षेत्र है वहाँ भी अभी कहीं ना कहीं इन चीज़ों की कमी है, सोच की कमी है। कैसी सोच की मैं देखती हूँ कि चाहे हमारे डॉक्टर्स भी हैं, वो डॉक्टर्स अगर डिग्री ले लेते हैं तो वो प्लेन्स की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि हम अपने पहाड़ में जाएं। पहाड़ में अगर चिकित्सा सुविधाएं को हम मजबूत करेंगे तो पलायन रुकेगा। लेकिन सोच नहीं है ना, पहाड़ के प्रति किसी की सोच नहीं है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे अब जो शिक्षा के हमारे विद्यालय में देखती हूँ, गाँव में हमने एक विद्यालय को जमीन दान दी थी, आज वो पलायन इतना हो चुका है कि वहाँ पर 4-5 बच्चे भी नहीं है। अब सरकार जरूरी है कि उसको बंद करेगी। माने 5 शिक्षक है और 5 बच्चे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा, सरकार उसको अगले साल बंद करेगी। तो ऐसी हमारी शिक्षा चल रही है पहाड़ों पे, क्योंकि पलायन हो चुका है पूरे के पूरा। आज गांव में देखती हूँ मैं, तो अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लिए 4 लोग भी जो आदमी लोग हैं वो नहीं मिल पाते हैं गाँव में। तो ऐसी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। लेकिन मैं सोचती हूँ और आशा कर रही हूँ कि शायद विगत 2-4 सालों में थोड़ा पहाड़ की से जो पलायन है वो थोड़ा कम होगा और पहाड़ की स्थिति ठीक होगी, और पहाड़ के जो गांव हैं वो थोड़ा आबाद होंगे, आबाद होने लगे, और आबाद होने भी चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए कि चाइना से बिल्कुल हमारा जो पहाड़ है वो समीपवर्ती, मैं चमोली गढ़वाल से आती हूँ, और बिल्कुल वो चाइना से लगा हुआ क्षेत्र है। कभी हम लोग बचपन में देखते थे तो एसएसबी वाले ट्रेनिंग देते थे, शायद आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा, लेकिन जो घर में औरतें होती थी, लड़कियां भी होती थी, उनको भी एसएसबी वाले ट्रेनिंग देते, मतलब एसएसबी वाले महिलाओं को ट्रेनिंग देते थे बचाव के लिए, क्योंकि बिल्कुल सीमा से लगा हुआ है चाइना की। ये कार्यक्रम अभी भी चल रहा है, ये योजना अभी भी चल रही है? मुझे अब पता नहीं है कि चल रही है नहीं चल रही है, शायद अभी नहीं है। लेकिन उस समय जब 61-62 में जब चाइना से युद्ध हुआ था तो उस समय दिमाग में था कि हाँ सब लोगों को हथियार उठाने चाहिए, तो उस समय था ये सब। हम बचपन में सुनते थे कि ऐसा भी हुआ था, हमारी माँ दादी बताती थी कि हम लोगों ने भी 303 बताती थी कि राइफल से हमने भी गोली चलाई, हमने भी ट्रेनिंग ली है। तो ऐसा हमारा जो पहाड़ है उसमें ऐसा भी कुछ होना चाहिए। बिल्कुल चाइना से लगा हुआ है, बहुत सारी सीमाओं से लगा हुआ है, तो पहाड़ में पलायन नहीं होना चाहिए, जो कि एक बहुत पीड़ा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम लोगों ने भी पलायन नहीं किया, हम लोगों ने भी पलायन कर लिया, हमने भी कर दिया। वहाँ अगर शिक्षा होती, चिकित्सा होता तो शायद इतना पलायन नहीं होता। लेकिन हम फिर भी अपने गाँव को जाते हैं, कम से कम हम लोग साल में 10-12 दिन तो अपने गाँव में ज़रूर रहते हैं, और सबको ही रहना चाहिए। देखिए, ये एक बड़ी बात है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर भी काम हुआ है गढ़वाल क्षेत्र में, उत्तराखंड क्षेत्र में। मैं थोड़ा सा राजधानी की तरफ आता हूँ। जब उत्तराखंड बना तो उत्तराखंड महिला मोर्चा की ही मांग थी कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बने। एक खबरदार रैली का आयोजन उस समय सन 2000 में किया गया। गैरसैंण राजधानी को लेकर क्यों मांग इतनी प्रबल है, इतनी तीव्र है? हालांकि आप देखिए कि जो गैरसैंण की सबसे नज़दीकी अगर हम सुविधा देखें जाने की, तो एयरपोर्ट यदि देखें तो पंतनगर एयरपोर्ट है, जहां से 200 किलोमीटर गैरसैंण पड़ता है। और रेलवे स्टेशन देखें तो सबसे नज़दीक काठगोदाम है, जहाँ से 100-150 किलोमीटर की दूरी है गैरसैंण की। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि अगर गैरसैंण राजधानी बनती है तो संसाधनों का हनन है,
आर्थिक संसाधनों का हनन है, इसको लेकर के आप अपने क्या विचार रखती हैं? नहीं, संसाधनों का हनन कैसे है? पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होना चाहिए। गैरसैंण जो है वो कुमाऊं और गढ़वाल का सेंटर है। अगर कोई कहे तो बिल्कुल होनी चाहिए। हमने बीजेपी ने भी ये करा था कि 6 महीने राजधानी वहाँ रहे, 6 महीने यहाँ रहे राजधानी। तो 6 महीने का जैसे था तो 6 महीने अगर होती तो साल भर भी हो जाती, और राजधानी गैरसैंण ही होनी चाहिए। लेकिन इससे आर्थिक नुकसान तो है ही ना। कोई भी यहाँ से जब ब्यूरोक्रेट शिफ्ट होते हैं, यहाँ से जब देहरादून से विधानसभा जब गैरसैंण शिफ्ट होती है 6 महीने के लिए, तो सब चीज़ों को वहाँ ले जाना करना, उसमें खर्चा है, कई तरह की आर्थिक सुविधाएं उसमें लगती हैं, तो खर्चा तो कहीं ना कहीं वो आता ही है, उसको बचाया जा सकता है। अंकुर जी, आप कह रहे हैं कि खर्चा है। जब उत्तराखंड अलग बना था तब भी ये लगा था कि यूपी से उत्तराखंड बनेगा और यहाँ राजधानी बनेगी, तब भी तो खर्चा होता। कहीं विकास होता है तो विकास में खर्चा नहीं होता है। अगर गैरसैंण राजधानी बनेगी तो आप ये देखिए कि कुमाऊं की सारी सड़कें गैरसैंण तक बहुत अच्छी बनेंगी, और देहरादून से लेकर गैरसैंण तक की सड़कें अच्छी बनेंगी। रेल लाइन अब कर्णप्रयाग तक चली गई, चारों धामों तक ले जाने का भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, और मैं सोचती हूँ कि अगले जो 5 साल होंगे उनमें चली जाएगी चारों धामों में रेल। तो धन का सदुपयोग होगा, दुरुपयोग नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है और होना चाहिए। हरक सिंह रावत जी तो कहते हैं कि ये बिल्कुल एक जुमला है और ये राजधानी बन ही नहीं सकती है। अब हरक सिंह रावत जी भी भाई हैं हमारे, और जुमला तो आज वो उधर चले गए तो जुमले की बात करते हैं। जब वो यहाँ थे तो तब वो यहाँ की बात करते थे, जो हमारी सोच है उसकी बात करते थे, ऐसा नहीं है। और वहाँ चले गए मतलब पार्टी बदल ली इस वजह से? पार्टियां बदलते हैं, राजनेता पार्टी बदलते हैं, कभी जिस पार्टी में होते हैं उसकी बात करते हैं, कभी दूसरी पार्टी की बुराई करते हैं, जब दूसरी पार्टी में होते हैं उस पार्टी की बुराई करते हैं। ये तो वो जान है। और कभी राजनेता को जो कि बहुत अच्छे पदों पे रहे हैं और जनप्रतिनिधि रहे हैं, कितनी बार के विधायक रहे, उनको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। पहाड़ का विकास तभी होगा जब पहाड़ में राजधानी बनेगी। तो देखिए, पहाड़ का विकास तभी है जब पहाड़ में राजधानी बनेगी। मैं ऋषिकेश को, अब थोड़ा ऋषिकेश की तरफ मैं आपको लेकर आता हूँ। आप कई सालों से अपना जीवन ऋषिकेश में अब बिता रही हैं। ऋषिकेश में जो विकास का स्तर है, जो काम का स्तर है, वो नगर निगम का धीरे धीरे पिछले 5 सालों में, क्योंकि नगर निगम अभी 5 साल पहले बना, और 5 सालों में कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं हो पाई जो ऋषिकेश में होनी चाहिए थी। एक अंतर्राष्ट्रीय योग राजधानी ऋषिकेश है और वर्ल्ड वाइड अब इसका नाम है। सड़कों की स्थिति देख लीजिए, चाहे कूड़े की स्थिति देख लीजिए, गंदगी की स्थिति देख लीजिए, जाम की स्थिति देख लीजिए, वो चीज़ें नगर निगम में नहीं हो रही हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं तो सभासद भी रही हूँ नगर पालिका की, तो ऐसा नहीं है। निगम बना है, 5 साल हुए निगम बने हुए, लेकिन जो आर्थिक संसाधन थे वो तो बहुत ज़्यादा निगम के हिसाब से नहीं हो पाए हैं। और जहाँ तक जाम है तो वो निगम के बस की थोड़ी है कि जाम से। आर्थिक संसाधन में सड़कों का बजट तो पहले भी आता था, इस बार भी आया होगा। G20 भी हुआ, G20 में भी उतना ही काम हुआ जिस रूट से अधिकारी आने थे, केवल उतने ही रूट पे काम होना। उसकी भी स्थिति अब आप देख लीजिए, सड़कों की स्थिति देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं काम में कमी जो है मैं नगर निगम की, वो देखने को मिलती है जनता को, उसका आक्रोश जनता को देखने को मिलता है और जनता में है वो। उसकी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम किसी चीज़ में कमी निकालेंगे तो हम तो कमियां ही निकालते रहेंगे, और हमको ठीक है जितना काम हो सका निगम से उतना काम निगम ने भी करा, जितनी निगम की हैसियत थी उतना काम निगम ने करा है। अब जैसे जाम का है, अभी जाम का फ्लाईओवर बनने की बात है, अभी जो श्यामपुर में फाटक है उसके वहाँ पर फ्लाईओवर बनेगा खारासोतर तक। और कूड़े का बड़ा सोचनीय विषय है। कूड़े की तो बहुत पीड़ा होती है। शायद जब मैं नगर पालिका में सभासद थी उस समय यहाँ पर कूड़ा नहीं था, लेकिन वो क्या हुआ कि कूड़ा पड़ा और वो पड़ता ही गया। किस सन में आप सभासद रही हैं? मैं 2002 तक सभासद रही हूँ। उस समय तक यहाँ पे कूड़ा नहीं था? अभी ये कूड़ा आया है। हाँ, कुछ सालों से यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। तो इसको लेकर नगर निगम का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट करता है उनके विचारों से। जो लाल पानी बीट में कूड़ा डालने की बात थी, निस्तारण केंद्र लगाने की बात थी, वहाँ भी लोगों का विद्रोह प्रदर्शन रहा, विरोध वहाँ पे हो रहा है। और मेयर अनीता ममगाई की तरफ से अभी तक कोई भी संतुष्टिपूर्ण निर्णय या जवाब उन लोगों के लिए नहीं आया है। तो
कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन की कमी है और आपको लगता है कि ये सीधा हिट करती है भाजपा सरकार को? देखिए, जहाँ जैसे लाल पानी बीट में था तो पहले बस्तियाँ नहीं थी, अब बस्ती इतनी हो गई है कि लाल पानी बीट तक भी बस्तियां बन गई हैं। तो वहाँ उन लोगों का विरोध करना भी जायज़ है कि वो भी, अगर आज वहाँ पर हम लोग बनाते हैं कूड़ा डालने के लिए, तो कल वो भी तो कूड़े का पहाड़ बनेगा, तो वहाँ पर भी तो लोग रहते हैं। वो डालने के लिए नहीं है, वो निस्तारण केंद्र है। उनका कहना है कि यहाँ से हम लोग रिसाइकल करेंगे। हाँ, रिसाइकिल करेंगे, निस्तारण केंद्र है, वो मैं भी जानती हूँ, लेकिन फिर भी एक डर तो लगा रहता है कि निस्तारण केंद्र, यहाँ पर भी बोल रहे थे पहले मशीनें लगेंगी, ये होगा, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। अब किस वजह से नहीं हो पाया वो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये कूड़ा हटना चाहिए यहाँ से और आबादी से दूर बनना चाहिए। चाहे कूड़ा निस्तारण हो, चाहे कुछ भी हो, तो उस आबादी से दूर होना चाहिए। आबादी से दूर होना चाहिए। सभी वार्डों की जो सड़कों की स्थिति है उनको लेकर भी अभी तक काम नहीं हो पा रहा है। आप कह रहे हैं कि आर्थिक जो चीज़ें हैं, मद संसाधन है, नगर निगम को उतने नहीं मिल पाए। लेकिन मैं ये मानता हूँ, या और भी लोग मानते हैं, कि जब बड़े बड़े समिट ऋषिकेश में होते हैं, G20 जैसे एक बड़ा समिट ऋषिकेश में होता है, एक बजट है, उस बजट के तहत काम किया जा सकता था। कुंभ भी इस कार्यकाल में हुआ, तब भी कुछ बजट आया होगा, उसके तहत भी काम हो सकता था, जो नहीं हो पाया। तब ये सड़कों की स्थिति सुधरी जा सकती थी। हो सकता है कुछ काम नहीं हो पाया होगा, लेकिन सड़कें बनी हैं। हमारे यहाँ पर जो हमारे विधायक हैं, हमको तो बहुत नाज की बात है कि वो वित्त मंत्री भी हैं, बहुत सारे विभाग हैं, शहरी विकास मंत्री भी हैं वो, तो वो भी अपने प्रयासों से लगे हुए हैं, वो भी काम कर रहे हैं, और मेयर भी हमारी काम कर रही होगी। हो सकता है अब शहर बड़ा हो गया है तो उतनी सड़कें नहीं बन पाई होंगी, और बनेंगी, ऐसी हमें आशा है कि बनेगी, जल्दी बनेंगी सब। अब आने वाला समय चुनाव का है, क्योंकि नगर निगम के चुनाव बहुत नज़दीक हैं, कुछ ही महीनों में संपन्न हो जाएंगे। क्या लगता है कि इस बार नगर निगम में कौन इस अपने जो है प्रबल दावेदारी रखता है? क्योंकि भाजपा भी तैयारी में है, कांग्रेस भी तैयारी में है। यदि भाजपा की मैं बात करूं तो किन किन नामों को आप सोचती हैं कि इस बार वो दावेदारी अगर प्रस्तुत करते हैं तो बिल्कुल उनकी संभावनाएँ हैं? हमारा तो जो प्रत्याशी होता है कमल का फूल होता है, चेहरा नहीं होता। चेहरा नहीं होता। फिर आप मोदी जी के चेहरे पे कैसे पूरी भाजपा सरकार को आप लाके वो करते हैं कि मोदी जी हमारे सब उसमें? मोदी जी हमारे कमल का चेहरा है ना, वो कमल का चेहरा है। जिन्होंने पार्टी बनाई वो, हाँ वो भी है, अटल बिहारी वाजपेयी। अगर वो पार्टी नहीं बनाते तो आज ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कैसे होती? नींव के पत्थर तो वही लोग हैं, चाहे वाजपेयी जी हों, चाहे दीनदयाल उपाध्याय जी हों, तो वो लोग अगर नहीं कुर्बानी करते अपने, और वो इस पार्टी को नहीं अपने खून से सींचते, तो ये पार्टी विश्व की बड़ी पार्टी नहीं बन सकती थी। क्योंकि ऋषिकेश में युवा जो वोटर है 50% के लगभग है, तो क्या अब अब समय है कि एक युवा चेहरा को, एक युवा व्यक्ति को मेयर की कुर्सी पे बिठाया जाए, नगर निगम की जिम्मेदारी सौंपी जाए, एक युवा सोच के साथ इस शहर का विकास किया जाए? देखिए, ये तो पार्टी को सोचना है कि वो किसको कमल का चेहरा बनाती है। आपका मत क्या कहता है, कि आपको क्या लगता है कि शहर वासियों, क्योंकि आप पार्टी से अलग एक समाज सेवी भी हैं और आंदोलनकारी भी हैं, तो पार्टी से अलग यदि मैं बात करूं, तो क्या आपको लगता है कि अब जो समय है वो युवा जोश का है? देखिए, जोश, युवा जोश होता है, और जो पुराने लोग होते हैं उनको अनुभव ही होते हैं, तो अनुभवों का भी मिश्रण होगा, युवाओं का भी मिश्रण होगा। और बाकी तो जो हमारे इस समय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, महेंद्र प्रसाद भट्ट जी हैं, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं, हमारे सांसद हैं, जो भी वो डिसाइड कर लेंगे वही चेहरा हो जाएगा, वही कमल खिलाएंगे हम लोग तो। और दावेदारी तो हम भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम दावेदारी नहीं करेंगे। आप भी पूरी दावेदारी करेंगे नगर निगम में? करेंगे, दावेदारी करेंगे। चलिए, ये अच्छी बात है कि दावेदारी होएगी, और जो पार्टी का मत होगा वही और कार्यकर्ताओं का भी मत होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं कुछ उस पे आऊँ, आपके एक विचार पे आता हूँ, कि गंगोत्री में ये माना जाता है कि जिस भी पार्टी का विधायक गंगोत्री से जीतता है, उस पार्टी की सरकार राज्य में बनती है। और ऋषिकेश की अगर नगर निगम की सीट आप देखें तो जब से नगर निगम बना 1922 से, ये ऋषिकेश जो कमेटी है, नोटिफाइड कमेटी है, इसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे महंत आपके परशुराम, फिर उसके बाद कई सारे लोग आए, ब्रह्मचार्य देवेंद्र स्वरूप जी आए, स्नेहलता शर्मा जी भी रहीं, दीप शर्मा जी भी रहे, और अब अनीता ममगाई जी भी रहीं। तो
कहीं ना कहीं गंगा माँ का आशीर्वाद है कि एक ब्राह्मण ही बार बार हाँ, एक ब्राह्मण ही बार बार कोई आशीर्वाद दिया गंगा कुर्सी पे बैठ रहा है, तो अब आगे भी क्या अगले 5 साल भी ब्राह्मण की ये सीट होने वाली है? अब ये तो आपने अजीब सवाल कर दिया। अब वो जो गंगा माँ चाहेगी वही होगा, जो गंगा माँ ने आज तक चाहा वही हुआ, और आगे भी जो गंगा माँ ये संभावनाएं हैं, है ना? ये इतने सालों से एक चीज जो संभावना है, अब आने वाले समय में क्या लगता है कि ये संभावना बिल्कुल आगे बढ़ेगी या फिर इसमें कुछ हो सकता है? संभावनाओं पे ही हम सोच सकते हैं, संभावनाओं पे विचार कर सकते हैं, बाकी तो जो गंगा माँ चाहेगी वही होगा। देखिए ये बड़ी बात है, जो गंगा माँ चाहेंगी वही होगा। और ये बड़ी संभावना है कि जब से नगर निगम बना, जब से नगर पालिका परिषद बना है और ऋषिकेश नोटिफाइड कमेटी बनी है, तब से लेकर अब तक जो ऋषिकेश मेयर का पद है वो एक ब्राह्मण सीट पर ब्राह्मण व्यक्ति ने संभाला है। तो हो सकता है कि आने वाला समय भी उन्हीं का हो। उत्तराखंड सरकार को अगर हम थोड़ा सा बात करें तो हाल ही में एक नियम आया है कि अब घर में भी मिनी बार खुलेंगे। जहाँ एक तरफ युवाओं को इन चीज़ों से बचाना चाहिए, आपके मुख्यमंत्री युवा हैं और युवा सोच रखते हैं, वहीं सरकार दूसरी तरफ एक लूप निकाल देती है युवाओं के बीच में इस तरीके का। इस बारे में मैं क्या कहूँ, मैं तो नशा विरोधी हूँ, और जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था तब भी हम लोगों ने शराब के खिलाफ काम किया। और आज आप देखते होंगे जो मिडवे है, जहाँ पर जो बहुत सारे रिसोर्ट बने हुए हैं, वहाँ पर शालीमार लॉटरी चलती थी पहले, लोग पागल हो चुके थे, वहाँ पर भी हमने उसका भी विरोध किया। 11 साल तक तो मुझ पे मुकदमा चला और 11 साल बाद मैं बरी हुई उस मुकदमे से। तो शराब का और इन जो असामाजिक चीज़ें हैं उसका हम लोग विरोध करते हैं। ये चीज़ मतलब गलत है कि घर में अब मिनी बार की जो योजना सरकार लाई है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब सरकार की पता नहीं क्या सोच हो सकता है सरकार ऐसा भी सोच रही होगी कि वैसे भी तो लोग पीते ही हैं, तो गलत चीज़ पीते हैं तो सही चीज़ पिए, हो सकता है ऐसा हो। नहीं, शराब तो सही चीज़ हो ही नहीं सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अभी जो शराब का स्टोर एक विस्थापित में खुला है, उसको लेकर भी बहुत विरोध प्रदर्शन चला, लेकिन अभी एक और स्टोर वहाँ पे खुल गया है, 2 स्टोर वहाँ पे हो गए हैं। उसमें भी सरकार का कुछ होना चाहिए था, उसमें भी आपकी तरफ से कुछ विरोध? मेरा व्यक्तिगत विरोध है उसका। व्यक्तिगत विरोध आपका पूरा? जी बिल्कुल विरोध है। तो आने वाले समय में अब आपकी तरफ से क्या अग्रिम जो संदेश है सरकार को लेकर भी अगर मैं बात करूं और नगर निगम की योजनाओं को लेकर बात करूं, तो अंतिम क्या आप अपनी बात अब रखना चाहती हैं सबके सामने? देखिए, अब सामने नगर निगम के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव हैं। हम लोग नगर निगम भी जीतेंगे और लोकसभा भी जीतेंगे और अच्छी सोच के साथ जीतेंगे, अच्छे विकास कार्य करेंगे हम लोग, और मोदी जी के संरक्षण में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये बड़ी बात है कि मोदी जी के संरक्षण में आगे बढ़ेंगे, और बड़ी अच्छी बातें सरोज जी ने हमको बताई और अपना संघर्ष बताया कि कैसे उत्तराखंड जब अलग हुआ तो उनका क्या संघर्ष रहा। 11 साल मुकदमा भी एक विरोध प्रदर्शन में उनका रहा, और कई सारी चीज़ें हैं। अपनी राय आप इन सब बातों पे ज़रूर रखिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और हमारे साथ देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क।